वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, विज्ञान विषय की लिस्टिंग हम यहाँ पर देख रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक देखा था भार और द्रव्यमान में अंतर। इसके अलावा हमने महत्वपूर्ण मात्रक भी देख लिए हैं और आविष्कार और आविष्कारक भी देख लिए हैं। इसके बाद हमने एक टॉपिक देखा था, लास्ट देखा था हमने प्रौद्योगिकी और विज्ञान के सिद्धांत, उसके वैज्ञानिक सिद्धांत। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। इसके आगे आज हम देखने वाले हैं, ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो जो कि 14 मई को होने वाला है 2023 का। इसके अलावा आपके जो भी वीडियो के एग्जाम होंगे, बीईओ का एग्जाम होगा, आरओ का, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक देख रहे हैं, कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल। माध्यम में ध्वनि की चाल पूछ लेते हैं। ध्वनि की चाल जैसे कि जल में कितनी है, ठीक है, एल्यूमिनियम में कितनी है, लोहे में कितनी है, कांच में कितनी है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोलते हैं, और इसमें ध्वनि की चाल होती है 260 मीटर पर सेकेंड है ये, ठीक है। वायु में 332, और सबसे ज़्यादा वायु की ही पूछी जाती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। आपको कहीं कहीं 331, 330 भी देखने को मिल जाता है। अगर ऑप्शन में आपको 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको 332 नहीं दिया गया तो आप नियरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 332 और 330 दिया गया है तो आप 332 ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो नियरेस्ट सिलेक्ट जरूर कीजिए, अदरवाइज आप 332 ही सिलेक्ट करें। इसके बाद है भाप। भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं। जब पानी का उबाल 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तब उसको भाप बन जाता है वो। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 405 मीटर पर सेकेंड। अल्कोहल में होती है 1213 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में होती है 1269 मीटर पर सेकेंड, और पारे में होती है 1450 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, जल में ध्वनि की चाल होती है 1493 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में होती है 1533 मीटर पर सेकेंड। लोहे में होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। कांच में होती है 5640 मीटर पर सेकेंड, और एल्यूमिनियम में होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने कुछ माध्यम देखे, उसमें ध्वनि की चाल देखी। अब आपसे जनरली पूछा जाता है एक दो चीज़ों की, जैसे कि जल में पूछ लेते हैं, वायु में अधिकांशतः पूछा गया है एग्जाम में प्रश्न, इसके अलावा लोहे में। लेकिन आपसे एक दो बार जो है ऐसे जो प्रश्न है वो उसके लिए पूछा गया है तुलनात्मक रूप में, कि आपको पूछ लेंगे ध्वनि की चाल निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में किसमें सर्वाधिक होती है या फिर किसमें सबसे कम होती है। तो वहाँ पर आपको हर किसी में ध्वनि की चाल पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए लोहे में, जैसे आपको ऑप्शन में जल मिल गया, लोहा मिल गया, कांच मिल गया और वायु मिल गई, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब में लोहे में सबसे ज़्यादा है ध्वनि की चाल। तो ये तुलनात्मक रूप से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए सबकी थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा होना चाहिए, मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा अंदाजा आप रखें कि किसमें कितनी लगभग होती है। क्लियर है? और वायु की बिल्कुल याद रखें 332 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब इसके बाद अवस्थाओं में देखें, ठोस अवस्था वाले जो पदार्थ हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, निकिल, इस्पात, लोहा और पीतल और कांच, इनमें कैसी होती है? अवस्था के अनुसार ठोस अवस्था वाले जो पदार्थ है, एल्यूमिनियम में 6420, निकिल में 6040, इस्पात में 5960, लोहे में 5950 और पीतल में 4700। इसके अलावा जो कांच होता है, फ्लिंट कांच, इसमें 3980 होती है। इसके बाद द्रव अवस्था में देखते हैं, जल, समुद्र वाले जल में 1531, जल जो आसुत जल होता है उसमें 1498, एथेनॉल में 1207 और मेथेनॉल में 1103। इसके बाद गैसीय जो पदार्थ हैं, तुलनात्मक रूप से भी पूछ सकते हैं कि ठोस, द्रव, गैस किसमें सर्वाधिक होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे होंगे ध्वनि की जो चाल है वो ठोस में ज़्यादा है। ठोस वाले जो जितने भी पदार्थ आपको दिए गए हैं सब में ज़्यादा है, 6000 है, 5000 है, 4000 है, 3000 है। फिर जल में तुलनात्मक रूप से थोड़ा इससे तुलना करें तो कम ही है, ठीक है, और इसकी तुलना में इसमें कम है। तो ऐसे तुलनात्मक रूप से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, ये चीज़ भी याद रखें। अब यहाँ पर हम गैस में देखें तो हाइड्रोजन में 1284 है। इसके बाद हीलियम में 965 है, वायु में 346 यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में 316, सल्फर डाइऑक्साइड में 213। तो ये आपसे पदार्थ की अवस्था के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था के अनुसार। क्लियर है? इसके बाद ध्वनि के स्रोत, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आपसे। ये भी आपसे 2-3 कथन के रूप में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, और सामान्य रूप से अलग अलग तौर पर पत्तों की सरसराहट वाला प्रश्न पूछ चुके हैं, फुसफुसाहट का पूछा जा चुका है, साधारण बातचीत का पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए जरूर याद रखें।
अब जो फुसफुसाहट है उसकी तीव्रता कितने डेसिबल तक होनी चाहिए? 15 से 20 डेसिबल होनी चाहिए। साधारण बातचीत, जो आप नॉर्मल एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे सामने आपके कोई बैठा है, आप उससे बातचीत करेंगे तो उसकी तीव्रता, उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 40 से 60 डेसिबल। ये डेसिबल में है, ठीक है। डीबी का मतलब है डेसिबल, और डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई होती है। इसके बाद लाउड स्पीकर 70 से 80 डेसिबल। जोरदार बातचीत, जब बहुत चिल्ला चिल्ला के होल हल्ला करते हैं, वो वाला 70 से 80 डेसिबल। इसके बाद भारी मोटर वाहन और मोटर बाइक जो होती है उसकी 90 से 95 डेसिबल। पत्तों की सरसराहट की आवाज़ कितनी होती है? 20 डेसिबल तक। ऑर्केस्ट्रा की 100 से 110 डेसिबल। रॉकेट की 160 से 170 डेसिबल। इसके बाद जो मिसाइल लॉन्च होती है तब बहुत तेज ध्वनि होती है, और वो ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 180 से 190 डेसिबल। और जो सायरन की आवाज़ होती है, आप सुनते हैं जब एम्बुलेंस निकलती है तो सायरन बजता है, वो आवाज़ होती है 190 से 200 डेसिबल। तो ये ध्वनि के स्रोत और तीव्रता है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसलिए अच्छे से इसको याद जरूर करें। इसके बाद अगला टॉपिक है कुछ सेलों का विद्युत वाहक बल। देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि वोल्टिक सेल होता है, वोल्टिक सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट। डैनियल सेल का भी एज इट इज सेम होता है 1.08 वोल्ट। शुष्क सेल का होता है 1.50 वोल्ट, और सेम होता है लैक्लांसे सेल का 1.50 वोल्ट। सीसा संचायक सेल का होता है 2 वोल्ट, 2.00 या फिर 2 वोल्ट। और जो कार की बैटरी होती है, कार की बैटरी में जो सेल लगाया जाता है उसका सबसे ज़्यादा विद्युत वाहक बल होता है 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल देख लिए हमने। इसके बाद अगला है हमारा प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के बीच में अंतर, इसको जानते हैं। प्रतिरोध क्या कहलाता है? किसी चालक का वह गुण जो इसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, और यह पदार्थ की आकृति और आकार, तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है, इसको प्रतिरोध कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध किन चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कथन वाले जो प्रश्न आते हैं ना, उसमें ऐसे आपको एक या दो कथन डाल दिए जाते हैं। तो याद रखें, जो प्रतिरोध होता है पदार्थ की आकृति पर निर्भर करेगा, आकार, लंबाई और क्षेत्रफल। आकार से तात्पर्य क्या होता है? किसी वस्तु का आकार क्या, उसकी लंबाई और उसका क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करते हैं। इसके बाद तापमान और प्रकृति, इन पर निर्भर करता है प्रतिरोध। ठीक है, और किसी चालक का वह गुण जो इसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे। प्रतिरोध यानी विरोध करना, प्रतिरोध विरोध करना। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये इन चीज़ों पर निर्भर करेगा। अब प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? एक चालक का वह गुण जो उसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता क्या है? एक गुण हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या है? एक जो वहाँ पर लग रहा है विरोध करने वाला, एक तत्व कह लें या विरोध करने वाला एक इफेक्ट कह लें जो लग रहा है, उसको प्रतिरोध बोलेंगे, और उस गुण को प्रतिरोधकता कह दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होगा। आकृति से उसका कुछ मतलब नहीं है, आकार से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति कैसी है, पदार्थ का तापमान कैसा है, उस पर प्रतिरोधकता निर्भर करेगा। अच्छा, जो प्रतिरोध होता है उसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्रतिरोधकता को रो से, इसको रो बोला जाता है, ये पी नहीं है, इसको रो कहते हैं। ठीक है, रो से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एसआई इकाई जो है प्रतिरोध के एग्जाम में पूछी गई है कई बार, और ये ओम होती है। ओम का जो सिंबल है वो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा, इसको ओम नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसका नाम ओम है, और ऐसा इकाई ओम कहते हैं, इसको ओम बोलते हैं। इसके बाद जो प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है उसको ओम मीटर कहा जाता है। अगला जो पॉइंट दिया गया है, यह दिए गए पदार्थ के लिए एक स्थिर पद नहीं है, इसे उस पदार्थ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को परिवर्तित करके बदला जा सकता है। और जो प्रतिरोधकता है, यह दिए गए पदार्थ के लिए एक स्थिर पद होता है, इसे पदार्थ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को परिवर्तित करके नहीं बदला जा सकता। जब प्रतिरोधकता आकृति और आकार पर निर्भर ही नहीं कर रही तो इसको लंबाई और क्षेत्रफल से कैसे बदलेंगे? लेकिन इसके ऊपर तो उसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और लंबाई से बदल सकते हैं, लेकिन प्रतिरोधकता को नहीं बदल सकते। इसके बाद अगला पॉइंट है, प्रतिरोध को एक वस्तु के वर्तमान प्रभाव के रूप में पूर्ण विरोध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक वर्तमान जो प्रवाह हो रहा है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, उस पर पूर्ण विरोध जो लग रहा है उसको उसे प्रतिरोध कहा जा सकता है। लेकिन किसी वस्तु के प्रतिरोध का वर्णन करने के लिए एक अधिक पारंपरिक वाक्यांश इसकी प्रतिरोधकता है। यह प्रति घन मीटर किसी दी गई वस्तु द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिरोध की मात्रा है। तो इसकी मात्रा जो है उसको प्रतिरोधकता कहेंगे। एक तरीके से आप ऐसे ही इसको डिफरेंट कर सकते हैं कि प्रतिरोध जो लगने वाली जो चीज़ है, बीच में जो विरोध कर रहा है, जो प्रवाह का विरोध कर रहा है, उसको प्रतिरोध कहते हैं, और उसके गुण को जो है वो प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे प्रतिरोध की जो मात्रा है उसको प्रतिरोधकता कहते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद
हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम देखेंगे रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पर फिजिक्स के पूरे इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक हो सकते हैं उनको हमने कवर कर लिया। इसके बाद हम केमिस्ट्री की टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाकी जो आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो बचे होंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो निरंतर बने रहें चैनल के साथ, किसी ना किसी रूप में आपको पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दिया जाएगा। और बढ़िया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।